तो एसएससी 24 का जूनियर इंजीनियर्स के लिए जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन निकला है वो कल निकला था 28 तारीख को, 28 मार्च को। तो नोटिफिकेशन में क्या है, एसएससी ने क्या क्या निकाला उसके बारे में 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। ये नोटिफिकेशन है 28 तारीख से शुरू होगा, 18/4 को खत्म होगा, यानी अप्रैल का 18 को ये खत्म हो जाएगा नोटिफिकेशन। और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन 18 तारीख का 23 बजे, यानी रात को 11 बजे ये खत्म होगा। जो ऑनलाइन पेमेंट है वो 19/4 को 23 बजे खत्म होगा, यानी अगले दिन 18 अप्रैल को फॉर्म फिलअप। और लास्ट डेट ऑनलाइन जो पेमेंट होता है उसका डेट है 19/4 को। ठीक है, अब ये है इसी में कि किसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप लोगों को सबको पता है, एससी एसटी वालों को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व जो मतलब फिजिकली वीकर सेक्शन, ये पीडब्ल्यूडी जो होते हैं, जो डिसेबिलिटीज होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए 10 साल का दिया है, ओबीसी वालों को 13 साल का दिया है, एससी एसटी के लिए 15 साल दिया है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, ये एक्स सर्विसमैन आर्मी से होना पड़ेगा। डिफेंस कोटा वाला 3 साल है, 8 साल पर्सन विद डिसेबिलिटी जो आर्मी में थे और उन्होंने किसी तरह से डिसेबिलिटीज आ गए, जैसे पैर हाथ कुछ भी हो गया और उनको आर्मी या डिफेंस पर्सन का जो काम था वो छोड़ना पड़ा। तो ये ऐसा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। दूसरी बात, ये पेपर 1 पेपर 2 जैसे ये सिलेबस है किस चीज का, एसएससी जेईई सिविल का। मैं सिविल का पढ़ाता हूँ इसलिए मैं सिविल के बारे में बताता हूँ। सिविल और इलेक्ट्रिकल ये 2 ब्रांच हम लोग पढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट होता है पेपर, सीबीटी बेस्ड एग्जाम पेपर जो आता है, इसमें होता क्या है, फर्स्ट तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एप्टीट्यूड वो सब रहता है, फिर जनरल अवेयरनेस, इसमें तो आदि का अंत ही नहीं है। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एप्टीट्यूड ये दोनों थोड़ा सा इंजीनियर्स के लिए टफ रहता है, क्योंकि जीएस पार्ट में इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा मिक्स करके रख देते हैं। इसमें इंडियन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब भर देने के कारण ये लोग सिविल इंजीनियर्स के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग कभी पढ़े ही नहीं इंजीनियर्स, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। बाकी पेपर जो पार्ट ए होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ब्रांच का सब्जेक्ट रहता है, जैसे सिविल एंड स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या सिलेबस रहता है, एक जो फर्स्ट सीबीटी पेपर 1 जो होता है वो थोड़ा सा इजी करते हैं, क्योंकि उसका जो सिलेबस है ना वो इजी है। मैं आप लोगों के लिए लाया भी हूँ, क्योंकि मुझे 2 मिनट में बोला था, 2 मिनट में क्लास खत्म कर दूंगा। तो उसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमनली जो सिविल ब्रांच के जो स्टूडेंट होते हैं उसमें क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग से ज्यादा नहीं क्वेश्चन आता है, इसलिए एस्टिमेटिंग को डाल रखा है। लेकिन एस्टिमेशन से अगर कोई देगा भी तो 4-5 क्वेश्चन ही है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से कुछ 2-1 तो क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। सर्वेइंग ये तो सब ब्रांच का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर्वेइंग तो रहेगा। सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। तो इसमें अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, तो मेरे हिसाब से मैं सबसे ज्यादा देखता हूँ जब भी ये आता है तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, सर्वे, इन सबसे सबसे ज्यादा वेटेज मिलता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप जब भी आप देने जाते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज इन दोनों को मिलता है। बिल्डिंग मटेरियल सबसे इजी होता है, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन ये सब याद करने वाली चीजें हैं और सबसे ज्यादा इजी भी होती हैं। हाइड्रोलिक्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों का जो ये स्ट्रक्चर और हाइड्रोलिक्स ये 2 ब्रांच, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल आता है, कभी कभी हाइड्रोलिक्स का न्यूमेरिकल आता है और एकदम इजी रहता है। तो पेपर 1 तो एकदम इजी रहता है, सीबीटी 1 बहुत इजी रहता है, सीबीटी 2 थोड़ा सा टफ रहता है। थोड़ा सा टफ क्या रहता है, एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 3 मार्क्स मिलना है, तो एक क्वेश्चन के ऊपर 3 मार्क्स वैसे तो देंगे नहीं, आपको पेपर अच्छा मिलेगा। तो ये था हम लोगों का बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसएससी जेईई सिविल। मैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इन दोनों ब्रांचों का इसलिए नहीं लाया हूँ कि हम लोग ज्यादातर सिविल ब्रांच के स्टूडेंट को अभी इस वक्त पढ़ा रहे हैं, और अगला जो बैच होने वाला है अप्रैल का 1 तारीख से, उसमें भी एसएससी वालों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एसएससी उसमें आ जाता है, सिलेबस में आ जाता है। सिलेबस में क्यों आ जाता है, क्योंकि ये जो अभी है ना, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, ये मेंटल एबिलिटी तो सबको कॉमन है, तो इसको तो पढ़ना ही है, वो एपीएससी वाले पढ़े या एसएससी वाले पढ़े, सबका कॉमन सिलेबस एक ही है।
दूसरा पार्ट रहेगा जीएस पार्ट। जीएस पार्ट में रीजनिंग एप्टीट्यूड के साथ आपको इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। करंट अफेयर्स इसका एडिशनल सब्जेक्ट है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट में सिविल इंजीनियर्स का जो पार्ट ए होता है, ये हम लोग एपीएससी में भी पढ़ाते हैं, तो ये कॉमन होता है। ऐसा नहीं है कि आप हाँ, इस बार जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का जो निकला है उसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक्स उसमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हाइड्रोलिक्स पढ़ लेते हैं तो आपको फ्यूचर में जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा, जैसे अभी अपकमिंग आने वाला है, पीएनआरडी आने वाला है, इरिगेशन वाला आने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि पीएनआरडी में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अब आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो ये रहा एसएससी के बारे में। और मैं उनके साथ बोला था कि मैं आप लोगों को आज एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ इंडियन हिस्ट्री का। तो एक कासिम 31 दिसंबर 695 को ये जन्म लेता है। और इसको वहां का जो खलीफा रहता है, इराक का खलीफा रहता है, वो भेज देता है इसको सिंध प्रांत, मतलब भारत के ऊपर में आक्रमण करने के लिए एट द एज ऑफ 16। और ये भारत में मतलब आज के डेट में पाकिस्तान, पाकिस्तान के एक एरिया में सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में ये अटैक करता है। मतलब पहला इस्लामिक आक्रमण भारत के ऊपर में जब हुआ था, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था 711 में। और ये जीता कब था? 712 में। तो जब 712 एडी में जीता था तो हुआ क्या था, इसको भेजा था 711 में, और ये कुछ एक दिन में ही ये जीत गया। जब इसको भेजा था तो ये मात्र 16 साल का लड़का था, मात्र 16 साल का लड़का। और ये लड़का जाकर के मोहम्मद बिन कासिम बन करके वहां पे जाकर के, एक्चुअली में इसके साथ में जो फौज आई हुई थी, वो फौज बहुत अच्छी थी और उस फौज ने हराया था। तो लेकिन चूंकि ये लीडर था, तो लीडर होने से लीडर को ही ज्यादा इज्जत दी जाती है हर बात में। तो मोहम्मद बिन कासिम एट द एज ऑफ 16 वो जीत जाता है और दाहिर हार जाते हैं, और सिंध प्रांत में पहली बार एक गवर्नर बनता है ये। और इसको फिर 715 में 715 में इसको इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु भी कौन होता है? वही खलीफा जिसने इसको भेजा था, वही बुला लेता है। क्योंकि ये जब हुआ क्या था, मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण करता है सिंध प्रांत, आज के डेट पर पाकिस्तान, तो वहां पे दाहिर नाम करके हिंदू राजा रहता था। वो लड़ता है, लड़ने में वो हार जाता है और उसकी युद्ध क्षेत्र में ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो अपना लीडिंग क्वालिटी दिखाने के लिए युद्ध क्षेत्र में खुद जाता था। अब वो हार जाता है, उसकी बीबी भी हार जाती है। उसकी बीबी, आप सोचिए 712-11 की बात है, उस वक्त महिलाओं को लेकर के, महिला की टुकड़ी लेकर के वो उनकी बीबी लड़ाई की थी। खैर उसकी अलग बात है। इन्होंने ऐसा सुंदर सिस्टम बना रखा था कि इनकी दो लड़कियां थी, एक प्रमीला कुमारी और एक सूर्या कुमारी। प्रमीला कुमारी और सूर्या कुमारी को पकड़ा जाता है, और जो मोहम्मद बिन कासिम है वो इनको भेज देता है अपने खलीफा के पास। जब खलीफा इनको देखता है, मतलब उनकी लड़कियों को देखता है, तो इतनी सुंदर लड़कियां उसने देखी नहीं। तो उसके मुंह से मतलब अजीब शब्द निकलता है कि इतनी सुंदर भी लड़कियां होती हैं हिंदुस्तानियों की, काफिरों की। तो वो उनको पाने की कोशिश करता है। जब पाने की कोशिश करता है तो प्रमीला कुमारी तो पीछे रहती, छोटी रहती है, तो अपने शागिर्द से पूछ रहे थे इसमें से बड़ी कौन है। तो सूर्या कुमारी आगे बढ़ती, मैं बड़ी हूँ। तो वो पूछती है क्या काम है। तो अब ये खलीफा है, अब उनके साथ वो रात बिताना चाहते हैं, तो बोलते हैं कि मैं तो ऑलरेडी 3 रात, हम लोग ऑलरेडी 3 रात मोहम्मद बिन कासिम के साथ रह चुके हैं। आप खलीफा है और खलीफा को एक मतलब अनछी लड़की ही दी जाती है, आप तो, हम लोग तो मतलब भ्रष्ट हो चुके हैं। तो इतनी सुंदर लड़की को मोहम्मद बिन कासिम भ्रष्ट कर दिया, ये सोच करके वहां का जो खलीफा था इराक का, उसने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को ऑर्डर दिया कि भूसे में भैंसे का खाल उतार करके उसमें मोहम्मद बिन कासिम को बंद करके मेरे पास लाया जाए। ये इसका रिलेटिव था खलीफा का। अब मोहम्मद बिन कासिम को यह ऑर्डर मिलता है कि भैंस जो होता है ना, भैंस मतलब बफेलो, बफेलो का चमड़े के अंदर में इसको बंद होकर के इसको इराक जाना है। तो ये अपने आप ही भैंसे का चमड़ा लेता है और उसमें अपने आप को डालता है और उसको लेके जाया जाता है। कुछ एक दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये तब तक सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान से इराक जाते, तब तो ऐसा एरोप्लेन था नहीं, नाव था नहीं, तो उसको रास्ते से ले जाया जाता है। जाते जाते उसको 15 दिन लगते हैं और उसकी उसी में मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद बिन कासिम के
मृत्यु भी इसी तरह होती है। और इसका एक्चुअली मृत्यु हुआ कैसे था? ये जो लड़कियां थी ना, प्रमिला कुमारी, सूर्या कुमारी, मेनली सूर्या देवी या सूर्या देवी कुमारी, इसने मन में सोचा कि मेरे पिताजी का हत्यारा मोहम्मद बिन कासिम है, क्योंकि उसने अगर लड़ाई नहीं किया होता तो हमारे पिताजी यानी ताहिर मरते नहीं। तो इसने सोचा था कि अगर इसको मरवाना है तो मैं इसके राजा से ही मरवाऊं। तो राजा से मरवाने के लिए उसने क्या किया था? राजा को झूठ बोला था। जब मोहम्मद बिन कासिम का बॉडी उसके सामने रखा गया, बोला देखो ये तुम्हारा मोहम्मद बिन कासिम, इसी ने तुमको छुआ था। तो लड़कियां बोलते कि नहीं महाराज, इसने मेरे को छुआ नहीं था, मैंने आपको झूठ बोला था और इसलिए बोला था कि आप इसके साथ इसी तरह का आप न्याय करेंगे। अब इसकी मृत्यु हो चुकी है तो अब हम लोगों को कुछ करना नहीं है। और वो दोनों अपना खंजर मतलब चाकू लेती हैं और अपने आप को मार लेती हैं उसी राज दरबार में। तो ये उन लोगों की कहानी थी राजा दाहिर की। आज आप लोगों को बस इतना ही कहना था। आशा है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी। तो मोहम्मद बिन कासिम जो फर्स्ट बोलते हैं ना, फर्स्ट इन्वेडर था जो इंडिया को अटैक किया था, फर्स्ट इस्लामिक इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम थे। उसकी कहानी थी, छोटी सी कहानी थी। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है।